राहुल अपनी बुआ के साथ स्टेशन से बाहर आ गया, पार्किंग से कार निकाली और बिंद्रा को बैठाया और ड्राइव करते हुए कुछ ही देर में घर आ गया। ईसा को छोड़कर सब हॉल में ही थे। बिंद्रा अंदर आई और विक्रांत जी के पैर छुए। उसने कहा, कैसे हैं भैया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? विक्रांत जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, उसने कहा और नीमा जी के पास आके गले लग गई। सारे गेस्ट आ चुके थे, बस आपकी ही कमी थी। नीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे तो तुम गेस्ट ही समझती हो, परिवार का सदस्य थोड़ी ना। बिंद्रा जी ने टोंट मारते हुए कहा। नीमा जी ने विक्रांत जी की तरफ देखा और कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, आप इस घर की सदस्य ही हैं। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। नीमा जी कहते हुए किचन में चली गईं। पिया ने पहले बिंद्रा जी के पैर छुए और कहा, सफ़र काफ़ी लंबा था ना बुआ जी, चलिए रूम में चल के आराम कर लीजिए। हाँ बेटा, थक तो बहुत गई हूँ, लेकिन पहले मुझे पिताजी से मिलना है। कहाँ है वो? बिंद्रा जी ने कहा, सामने गार्डन में। पिया ने इशारा करते हुए कहा। पिया और बिंद्रा दोनों ही गार्डन में आए। बिंद्रा ने झुक के देवेंद्र जी से आशीर्वाद लिया। देवेंद्र जी ने बिंद्रा को गले से लगा लिया। कैसे हैं मेरी बेटी? उन्होंने कहा, आपके रहते मुझे क्या होगा, बहुत अच्छी हूँ और आपके सामने हूँ, खुद ही देख लीजिए। बिंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तू आजकल मिलने नहीं आती। देवेंद्र जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे यहाँ कोई पसंद थोड़ी ही करता है, इसलिए आने का क्या फ़ायदा। वो तो घर की बेटी की शादी थी तो आना जरूरी था, बस इसलिए। बिंद्रा जी ने पिया को देखते हुए फिर से टोंट मारा। यहाँ पर पराये लोग अपने हैं और अपने पराये हो गए हैं। साफ साफ कहिए ना कि आपको ही आने का मन था। इतना घुमा फिरा के और टोंट मारने की क्या ज़रूरत है? पिया मन ही मन कही। राहुल पिया के बगल में आया और उसके कान में कहा, टोंट मारने की आदत इनकी कभी नहीं जाएगी। फोन पर तो झेल भी लेते थे, अब तो घर पर रोज फेस करना होगा। सही कह रहा है तू, पिया ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद पिया बिंद्रा को उसके रूम में छोड़ते हुए राहुल के साथ वापस नीचे आ गई। दोनों गार्डन एरिया में आ गए। राहुल और पिया दोनों ही बहुत परेशान थे। राहुल ने पिया की तरफ देखते हुए कहा, बुआ जी ऐसी क्यों हैं, इतना कड़वा क्यों बोलती हैं? तो वो तो अच्छा हुआ दीदू ने कुछ नहीं सुना, अगर सुन लेती तो कितना हर्ट हो जाती। बिल्कुल सही कह रहा है तो ईसा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। बुआ जी ने अगर उसको कुछ कहा होता तो वो सुन लेगी, लेकिन अगर उन्होंने ईसा के पापा को कुछ कहा तो ईसा ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जवाब देगी और बुआ जी उसका इशू बना देंगी। पिया ने चिंता से कहा, चल छोड़, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी शादी पे फोकस करो मेरी प्यारी बहना। चीज़ों को हैंडल करने के लिए मैं हूँ ना। राहुल ने अपना कॉलर ऊपर करते हुए कहा, अरे वाह, तो इतना समझदार वाली बातें कब से करने लगा? पिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वो उसका गाल खींचने लगी। मैं समझदार और जिम्मेदार दोनों ही हूँ, और प्लीज़ ये गाल मत खींचो। बुआ जी वैसे ही पूरे रास्ते मेरे गाल खींचते हुए आई हैं, राहुल ने कहा। उसकी इस बात पे पिया हंस पड़ती है। रात हो चुकी थी, सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए नीचे आने वाले थे। ईसा जल्दी से नीचे आई और किचन में चली गई। नीमा जी खाना बाउल में निकाल रही थी। ईसा नीमा जी को साड़ी में देखकर थोड़ी चौंक गई। आंटी, आज साड़ी पहनी है आपने? आप तो ज़्यादातर सूट ही डालती हैं, ईसा ने कहा। नीमा जी ने मुस्कुराते हुए कही, क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? क्या बात कर रही हैं आप तो कुछ भी पहन लीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आप सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, ईसा ने कहा। पिया ने पीछे से ईसा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम, तुझे हमेशा
ये साड़ी वाले लुक में ही दिखेंगी, एटलीस्ट तब तक जब तक बुआ जी यहाँ हैं। क्या तुम लोगों की बुआ जी आई हुई हैं? कब? मैंने देखा ही नहीं, ईसा ने कहा। नीमा जी ने पिया को घूरते हुए धीरे से कहा, तो चुप नहीं रह सकती क्या? फालतू में अपना मुंह क्यों चलाती है? और ईसा बेटा, वो मेरी ननद है, मुझसे बड़ी भी, तो उन्हें रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा ना। पर रिस्पेक्ट आदर और सम्मान देकर भी किया जा सकता है, यूं खुद को कष्ट देकर नहीं। आप जाकर सूट डाल लीजिए, इनसे कितना अनकंफर्टेबल है आप। ईसा ने नीमा जी की तरफ देखते हुए कहा। जेटली, यही तो मैं भी इन्हें समझाने की तब से कोशिश कर रही थी, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। पिया ने ईसा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ईसा तो इनको नहीं जानती है। मैं ठीक हूँ, और प्लीज़ इस बारे में अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बाहर, सब आते ही होंगे, नीमा जी कहते हुए किचन से बाहर चली गईं। पिया ईसा के पास आते हुए कही, तो थोड़ा बच के रहना बुआ जी से, बात बात पर टोंट मारती हैं वो। हम सबको आदत है उनकी कड़वी बातें सुनने की, पर तुझे नहीं। पिया बाहर चली गई। ईसा मन ही मन सोचने लगी, आखिर हैं क्या ये बुआ जी, और मैं क्यों उनसे बच के रहूं? वो क्या राक्षस हैं जो मुझे खा जाएंगी? इतना सोचने से अच्छा है मैं बाहर जाके उनसे मिल ही लेती हूँ। ईसा बाहर आई। सब खाने के लिए टेबल पर आ चुके थे। विक्रांत के बगल में बिंद्रा बैठी हुई थी। ईसा बिंद्रा के पास आई और उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया। बिंद्रा ने पहले उसे देखा और फिर विक्रांत को। ये ईसा है, देव की बेटी। तो मिल चुकी हो इससे बचपन में, विक्रांत जी ने कहा। जानती हूँ, तो क्या देव भाई साहब इसे फिर से यहाँ छोड़ के तो नहीं चले गए? बिंद्रा ने ईसा को देखकर टोंट मारा। ईसा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को साइड में रखते हुए वो चुप रही। नीमा जी ने पलकें झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। पिया और राहुल को भी इस बात पर बुरा और गुस्सा आया। विक्रांत जी को भी बिंद्रा की ये बात खराब लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बिंद्रा? बिंद्रा ने बात पलटते हुए कहा, मेरा मतलब कितने दिन तक रुकेगी यहाँ? विक्रांत ने ईसा की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहा, ये इसका भी घर है, वो जब तक चाहे तब तक रुकेगी। विक्रांत जी की बातें सुन के बिंद्रा चुप हो गई। ईसा ने देखा कि नीमा जी को साड़ी में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो बार बार अपना घूंघट ठीक कर रही थी। ईसा उनके पास आई और उनके हाथ से बाउल लेकर खुद ही सबको सर्व करने लगी। खाना समर भी नीचे आ गया। उसने बिंद्रा के पैर छुए और कहा, कैसी हैं बुआ जी? रहने दे, ये कहने का क्या मतलब है? तुझे मेरी चिंता होती तो तू मुझे स्टेशन लेने नहीं आता? बिंद्रा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिजी था बिजनेस के काम में, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, सॉरी, समर ने बैठते हुए कहा। ईसा सबको परोसने के बाद खुद भी सबके साथ बैठ के खाना खाने लगी। बिंद्रा अभी भी ईसा को ही घूरे जा रही थी। ईसा की नज़र उन पे पड़ी तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ईसा खाना खाने लगी। कल शाम को हम सबको रिजॉर्ट निकलना होगा, बाकी के फंक्शन वहीं से होंगे। सारा सामान तो चला गया है, तुम सब अपनी पैकिंग कर लेना, विक्रांत जी ने कहा। भैया, वैसे शादी तो यहाँ से भी हो सकती थी, इतना बड़ा घर है आपका, फिर रिजॉर्ट बुक करके इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? बिंद्रा ने पूछा। विक्रांत ने बिंद्रा की तरफ देखते हुए कहा, राम के पेरेंट्स चाहते थे कि शादी रिजॉर्ट से ही हो, वैसी भी पहली बेटी की शादी हो रही है, मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी। भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, अब लड़के वालों की बात तो माननी ही पड़ती है, बिंद्रा ने कहा। पिया के होने वाले सास ससुर बहुत अच्छे हैं, आप भी उनसे मिलके खुश हो जाएंगी, नीमा जी ने कहा।
सब खाना खा के उठने लगे। रामू आके सबकी प्लेट्स उठा के अंदर किचन में चला गया। बिंद्रा ने दिव्या को इशारा करके अपने पास बुलाया। दिव्या डरे सहमे उसके पास गई। तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? बिंद्रा ने पूछा। जी वो नानी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, बस इसलिए वो वहीं रुकी हैं। मैं भी शादी अटेंड करके वापस चली जाऊंगी, दिव्या ने कहा। बिंद्रा ने उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे भी कह सकती हो, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, समझी? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जी। ईशा ने ये सब बातें सुन लिया था। वो मन ही मन सोची, कितना कड़वा बोलती हैं, हर बात पे टोंट मार की बात करती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं लगती। पिया ने उसे साइड से कोनी मारते हुए कहा, क्या हुआ? तुझे भी मेरी बुआ जी पसंद नहीं आई ना? हम सब में से भी उन्हें कोई लाइक नहीं करता, ईशा ने उसकी तरफ देखते हुए कही। पता नहीं। पिया, राहुल, समर और ईशा छत पर थे। सब आज एक साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करने का सोचे। राहुल कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न लेके टेबल पर रख दिया। सब खुश थे। थैंक गॉड, आज पूरे दिन बुआ जी के ड्रामे के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। एटलीस्ट इस तरह एंजॉय करने को तो मिल रहा है, पिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आई एग्री विथ यू, राहुल ने कहा। ईशा ने स्माइल करते हुए कहा, वो बड़ी हैं, उनके बारे में ऐसी राय रखना गलत है, और वो जो बात बात पर सुनाती हैं वो गलत नहीं है। अभी तो एक ही दिन हुआ है, 2-3 दिन होने दे। तू भी उसे परेशान हो गई तो मेरा नाम बदल देना, या पॉपकॉर्न खाते हुए कही। वो हमसे बड़ी हैं, अगर कुछ कह भी देती हैं तो सुन ले, इसमें क्या है? और वैसे भी ओल्ड इज गोल्ड, पता है ना, ईशा ने कहा। नो, ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गुड, खासकर मेरी बुआ के केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राहुल ने कहा। अमर हंसता हुआ कहा, ईशा रहने दो, बुआ जी ऐसी ही हैं, उन्हें 4 बातें सुनाए बगैर चैन नहीं आता। मैं तो समझ गया हूँ, इसलिए उनकी हर बात पे चुप रहता हूँ, और इसलिए आप उनके फेवरेट हो, राइट? पिया ने मुंह बनाते हुए कहा। राइट, राहुल ने कहा। ईशा उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगी। समर भी हंसने लगा। पिया उठी और टहलते हुए कही, अच्छा बुआ जी को छोड़ो, अब ये बताओ कि संगीत के फंक्शन के लिए कुछ तैयार किया कि नहीं? हमें लड़कों वालों से जितना है गाइज। सब उसकी इस बात पर चुप थे। बस एक ईशा ही थी जो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उसे देख रही थी। मैं तैयार हूँ, तू इन सब का देख ले, ईशा ने समर और राहुल की तरफ इशारा करके कहा। सबका डांस करना जरूरी नहीं है, तुम सब कर लेना, समर ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा। भाई ऐसा है, संगीत में सब डांस कर रहे हैं, पापा और मॉम को भी मैंने कन्विंस कर लिया है, अब आप नखरा करिए, आपको भी सबके साथ डांस करना पड़ेगा, पिया ने समर की तरफ देखते हुए कहा। मुझे कोई डांस वांस नहीं करना आता, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी सबके बीच, समर ने कहा। पिया, तुम्हारे भाई ने आज तक कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो तुम शादी में कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि ये डांस करेगा? हाँ, साहिल कर लेगा, उसे आता है, ईशा ने कहा। पिया उदास होते हुए कही, आप मेरे बड़े भाई हो, आप नहीं डांस करोगे तो कैसा लगेगा? मेरे संगीत में मुझे सब चाहिए। राहुल के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने कहा, मेरे होने वाले जीजू के घर में कोरियोग्राफर आता है सबको डांस सिखाने। हमारे पास 2 दिन हैं, हम भी कोरियोग्राफर रख लेते हैं। 2 दिन में वो हमें डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर देगा। क्यों, सही रहेगा ना? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पिया ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। हम कोई डांस इंडिया
डांस में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे हैं, कहीं हाथ पैर टूट गए तो कुछ नहीं करने वाला। समर ने डरते हुए कहा, राहुल तू कोरियोग्राफर को बुला, मैं भी देखती हूँ कि भाई कैसे डांस नहीं करते। पिया जिद में अड़ते हुए कही। पिया ने मोबाइल पर गाना लगाया और राहुल के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीने लग गई। क्या मुसीबत है, समर ने धीरे से कहा। ईशा ने सुन लिया, उठ के उसके पास आई और कहा, इतना क्यों घबरा रहे हो? याद है जब हम सब वाटर पार्क घूमने गए थे, उस दिन पुल में जाना था, मैं पानी देख के कितना घबरा गई थी, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दी और इतना ही नहीं, मुझे तो तैरना भी सिखा दिया तुमने। जब तुमने मेरा साथ दिया है तो मैं कैसे पीछे रहूँगी। मैं हूँ ना, सब सिखा दूँगी, डोंट वरी। और हाँ, पिया को मना मत करना, उसका दिल टूट जाएगा। पर ईशा, आज तक मैंने नहीं किया, समर ने परेशान होते हुए कहा। मैंने कहा ना कि मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी। नाउ स्माइल, ईशा ने कहा तो समर स्माइल कर दिया। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। ईशा और समर भी अपने रूम में सोने आ रहे थे। सीढ़ियों के गिर से पैर लगने की वजह से समर का मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ईशा ने जल्दी से उसका मोबाइल उठा के उसको दिया। तभी समर की नज़र एकदम से उसके हाथ पर गई। उसने ईशा की हथेली पर लिखा हुआ अपना नाम पढ़ लिया। ये कब लिखवाया? समर ने ईशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ओ नो, इसने तो देख लिया, अब क्या बोलूँ इसे? और नहीं बोला तो उल्टा पुल्टा ना सोचने लग जाए। वो, मैंने मन में सोचते हुए कही। अरे क्या हुआ, बोलो ना, मेरा नाम क्यों लिखवाया? ओ, मैं तुम्हें बुला रही थी और मेहंदी वाली ने सोचा कि मैं उसे तुम्हारा नाम लिखने को कह रही हूँ। बस गलती से सब हो गया। मैं इस पे मेहंदी चढ़ा दूँगी तो नहीं दिखेगा। ये पागल हो क्या? सारा डिजाइन खराब हो जाएगा। और क्या हुआ अगर मेरा नाम लिख गया तो? दोस्त का नाम लिखवाना कोई गुनाह थोड़ी ना ही है। रहने दो इसे, अपने आप हल्का पड़ जाएगा और मिट जाएगा। समर ने प्यार से कहा। ईशा उसे देखी जा रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, भले ही हथेली पर लिखा नाम मिट जाए समर, पर जो तुम्हारा नाम दिल पर लिख गया है वो तो शायद इस जन्म पर ही नहीं मिटेगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या कहूँगी? मुझे ये मिटाना ही होगा। तुम इतना क्यों डर रही हो? तुमने कोई क्राइम थोड़ी ही किया है। अच्छा दिख रहा है, कोई पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। चलो अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जाओ सो जाओ। पर मैंने कहा ना, मैं देख लूँगा, चिंता मत करो। हाँ, समर के कहने से ईशा की चिंता अब कम हो गई थी। दोनों ही अपने रूम में चले गए। दोनों ने लाइट्स ऑफ किया और सो गए। अगले दिन सब जल्दी उठ के नाश्ता किए और सब अपनी पैकिंग में लग गए। ईशा अपनी पैकिंग कर ही रही थी कि नीचे से पिया की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भाग कर नीचे गई। पिया राहुल के साथ टीवी देख रही थी। सब हॉल में आ गए। क्या हुआ, इतना तेज से क्यों चिल्ला रही है? पागल हो गई है क्या? नीमा जी ने कहा। अरे खुशी के मारे चीख निकल गई। आप सब टीवी पर देखिए, पिया ने सामने देखते हुए कहा। टीवी पर ईशा का इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा था। सबकी नज़रें टीवी पर ही टिक गई थी। उसकी नॉवेल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ना ही उसकी नॉवेल बेस्ट सेलिंग में आ गई, बल्कि वे बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन चुकी थी। इतनी बड़ी खबर हमें क्यों नहीं बताई तूने अभी तक? पिया ने ईशा से पूछा। एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। आज ही मुझे भी पता चला। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ईशा को बधाई देने लगे।
विक्रांत जी तो उसे गले ही लगा लिया। वो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। पिया ने सबको रोकते हुए कहा, एक और गुड न्यूज़ देने के लिए कहा। अब कौन सी गुड न्यूज़ है? विक्रांत जी ने कहा। दोस्तों, बिंद्रा जी के आने से आगे क्या क्या तमाशे होते हैं और कहानी जानने के लिए इस कहानी पर मेरे साथ यूं ही बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कहानी पसंद आती है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।